नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैं एक और बार आ गया हूं आपके लिए एक जबरदस्त वन शॉट लेके, जिस वन शॉट का नाम है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि नाम है वैसा ही इसकी डिमांड भी बच्चों में बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत डिमांड करी है बच्चों ने कि सर इस चैप्टर का वन शॉट बना दो, ये दिक्कत कर रहा है हमको। तो बच्चों मैं आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यहां पर आ गया हूं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी वाला टाइम शुरू करें आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, क्या मतलब क्या है इसका इलास्टिसिटी का। तो बच्चों ये वर्ड जो है ना, ये इलास्टिक वर्ड से बना है। इलास्टिक रबर बैंड वाला इलास्टिक जानते हो ना आप लोग, वही उसी इलास्टिक की बात हो रही है, उसी इलास्टिसिटी की बात हो रही है मेरे भाइयों और बहनों। इलास्टिक वर्ड क्या होता है इलास्टिक। इस इलास्टिक वर्ड से आपको एक बात पता लगती है, यार वो जो रबर बैंड होता है ना वो बड़ा लचीला होता है। आपने हल्का सा जोर लगाया और वो ऐसे बड़ा हो जाता है, और जोर लगाओगे और बड़ा हो जाएगा, वो इलास्टिक है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इलास्टिक नहीं है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अभी मैं इस पर जोर लगा रहा हूं लेकिन ये लचीला नहीं है, इसको ऐसे ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये लचीला नहीं, मतलब ये इलास्टिक नहीं है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब अगर किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो लचीली हो तो कहा जाएगा कि उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी है। अब ये इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट में है, किसी कमोडिटी में है, ये पता कैसे चल रहा था। रबर बैंड का एग्जांपल दोबारा लेते हैं। अगर वो सिर्फ ऐसे रखा हुआ है रबर बैंड, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला, वो जैसा रखा है वैसा का वैसे ही रहेगा। आप जाके उस पर एक ऐसे फोर्स लगाओगे, आपने थोड़ा सा जोर लगाया और वो ऐसे हिल गया। एक मोटा टायर वाला रबर बैंड देखो आप, जिसपे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तब वो अपनी शेप को चेंज करेगा। और कोई बहुत ही मोटा टायर होगा जिसपे आप कितना भी जोर लगा लो, वो तो हमारे जॉन अब्राहम जी हैं जो तोड़ देते हैं टायर वायर, बाकी नॉर्मल इंसान इतनी आसानी से नहीं कर सकता उस काम को। उसके लिए तो वो कम इलास्टिक होगा, मतलब वो उसकी पोजीशन फोर्स लगाने के बाद भी चेंज नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर दो बातों का कनेक्शन हो गया, एक फोर्स और फिर उसकी पोजीशन का चेंज होना। अगर आपने फोर्स लगाया तो किसी रबर बैंड ने अपनी शेप चेंज कर दी, अगर थोड़े से फोर्स से वो अपनी शेप चेंज कर देता है ज्यादा, आप कहोगे भाई बड़ा ही लचीला, बड़ा ही इलास्टिक रबर बैंड है। और अगर वो थोड़ी ज्यादा ताकत हार्ड रबर बैंड है, इसकी इलास्टिसिटी कम है, और ऐसी चीज जिसकी इलास्टिसिटी चेंज नहीं हो सकती, खूब जोर लगा लिया मैंने, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो ये इलास्टिक नहीं है बच्चों। समझ में आ गई बात। ऐसे ही डिमांड की इलास्टिसिटी की बात की जा रही है कि डिमांड पे ना बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। कैसे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, ये अगर आप लोगों ने डिमांड की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ, इसी फोल्डर में डिमांड का वन शॉट पड़ा हुआ है, वो देखो, पता लग जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर जो है डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो के अंदर भी आपको उन सारे फैक्टर्स के बारे में पता चल ही जाएगा, बट डिटेल में वो वीडियो देखोगे तो डिमांड चैप्टर भी हलवा हो जाएगा आप लोगों के लिए, एकदम लड्डू हो जाएगा, एकदम मोतीचूर वाला, मुंह में डाला और गल गया। तो बच्चों डिमांड पे बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, जैसे हमने अभी फोर्स लगाया और रबर बैंड चेंज हुआ, ऐसे ही डिमांड पे भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डाल रहे हैं। उन फैक्टर की वजह से, उन फैक्टर में चेंज होने की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाए तो कहा जाएगा कि वो इलास्टिक है, ज्यादा चेंज हो जाए तो कहा जाएगा ज्यादा इलास्टिक है, कम चेंज हो तो कहा जाएगा कम इलास्टिक है। चेंज हम फैक्टर में उतना ही कर रहे हैं, बट डिमांड पे अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग तरीके का परिणाम निकल रहा है, फर्क पड़ रहा है, तो उससे इलास्टिसिटी का मेजरमेंट हो सकता है। अब आते हैं जरा प्रॉपर डेफिनेशन पे। कॉन्सेप्ट तो समझ लिया बच्चों आपने, कॉन्सेप्ट ही भैया असली चीज है, असली पावर जो है वो कॉन्सेप्ट है, मजबूती कॉन्सेप्ट से आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डेफिनेशन तो हम यू बना लेंगे। तो डेफिनेशन क्या बन के आई, डेफिनेशन ये बन के आई कि किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से कोई कमोडिटी कितना रिस्पॉन्स देती है अपने परसेंटेज चेंज का, वो ही क्या बन जाती है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है। तो आओ जरा परसेंटेज के साथ डेफिनेशन देखी जाए इसकी। कहां है भैया हमारा, चेंज हो जाओ भाई, ये अगला रिमोट से चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
देखो जी क्या कहता है ये कहता है रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द कमोडिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर परसेंटेज चेंज हो किसी कमोडिटी के किसी भी फैक्टर में, उसकी वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है। इसके साथ अभी मैंने और कोई आइटम ऐड नहीं करा है, वो अभी आगे ऐड करने वाले हैं। अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या बन के आया इसकी वजह से? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन के आया कि डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है किसी फैक्टर में चेंज होने की वजह से। इसको सिंपल कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सिंबॉलिकली अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ईडी से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे का सफर और आसान होने वाला है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ना हम कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग तरीके से उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। मेनली बच्चों 3 होते हैं, आओ जरा डिस्कस करें उसके बारे में। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेनली 3 तरह के हैं बच्चों। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और खुशखबरी दे दूं आप लोगों के लिए कि आपके सिलेबस में से ये और ये कट चुका है, ये नहीं आने वाला है, बट फिर भी आपको 10 सेकंड लेके समझा दूंगा। आपके पास यही क्वेश्चन आने वाले हैं न्यूमेरिकल के, अनसॉल्व प्रैक्टिकल के, थ्योरी के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन आने वाले। मतलब वो फैक्टर, कौन सा फैक्टर? प्राइस। प्राइस किसी कमोडिटी की डिमांड पे कितनी इफेक्ट डालता है, कितना परसेंटेज चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस में परसेंटेज चेंज आ जाए तो। समझ में आ गई बात? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, आओ जरा पढ़ें जरा डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी वही चीज लिखी हुई है, रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। उस कमोडिटी में जो चेंज आने वाला है। क्लियर है भाई सभी को? मेरे हिसाब से बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में डेफिनेशन लिखी गई है। 2 बातों का याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको ये गलत नहीं करना है कि परसेंटेज चेंज ऊपर कौन सा आने वाला है और परसेंटेज चेंज नीचे कौन सा आने वाला है। ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये गड़बड़ मत करना वरना दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गई बात? ध्यान हमेशा ही रखना है, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। क्वांटिटी में चेंज होने से प्राइस में चेंज नहीं, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंगल डायमेंशनल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना है। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है? बड़ा सिंपल है ये भी। क्रॉस इलास्टिसिटी कहता है कि एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है और डिमांड किसी दूसरे कमोडिटी की इफेक्ट हो रही है। प्राइस किसी दूसरी का, डिमांड किसी दूसरे की, इसे कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। और यहां से निकलती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा होता है इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे कुछ हो रही है कंज्यूमर की इनकम, तो उसकी वजह से किसी कमोडिटी की क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके और ना ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सिर्फ जानने के लिए जरूरी है। आगे जब आप 12th के बाद पढ़ोगे इन चीजों को तो दोबारा आपको देखने को मिलेंगे, ये ग्रेजुएशन वगैरह में देखने को मिलेंगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ, जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा, लिख लेना कहीं पर। 100% आएगा, ये महेश सर की जुबान है, जरूर आएगा एग्जाम में और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लाने हैं पूरे में से पूरे मार्क्स। चलो बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेफिनेशन, रेस्पॉन्सिवनेस वर्ड यहां पर यूज किया गया है। देखो जी कैसे करते हैं, कहां है हमारा, यहां पर लेते हैं हम, जरा कलर को चेंज करते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड कितना रेस्पॉन्स कर रही है। किसी भी कमोडिटी की बात हो सकती है, अगर वो रेस्पॉन्स दे रही है तो, और नहीं दे रही है तो इलास्टिसिटी उसकी नहीं आएगी, 0 आ जाएगी या थोड़ी सी आएगी बस। विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी,
विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, मतलब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। इन बातों को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल गड़बड़ ना करें। जैसे यहां पर एक एग्जांपल भी दिया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। अब यहां माइनस वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्या मतलब है इस माइनस का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब भी आप आंसर लिखोगे बच्चों, तो आप माइनस वर्ड यूज करोगे, मतलब माइनस सिंबल, वर्ड नहीं, माइनस सिंबल यूज करोगे। क्यों सिंबल यूज करना है माइनस? क्योंकि बच्चों आप डिमांड चैप्टर में पढ़ के आए हो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो होता है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो होती है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है बच्चों? इनवर्स रिलेशन। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में इनवर्स, मतलब जस्ट उल्टा, एक बढ़ रहा होगा दूसरा घट रहा होगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घट जाती है, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। इस इनवर्स रिलेशन की वजह से हमेशा आंसर में ये नेगेटिव साइन का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा नेगेटिव कैसे आता है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स, 2 गुना। 1% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 2% राइज इन डिमांड ऑफ 1% राइज इन प्राइस लीड्स टू 2% फॉल इन डिमांड। तो जस्ट उल्टा है कि अगर 1% प्राइस फॉल करेगा तो 2% उसकी दुगनी क्वांटिटी राइज कर जाएगी, और अगर 1% प्राइस राइज करेगा तो 2% डिमांड कम हो जाएगी। ये एक रिलेशनशिप, ये एक रेस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चलें। अब यहां पर ये, इससे हमें ये पता लगा कि जितना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी किसी कमोडिटी की, क्या लिखा हुआ है? हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। जितनी इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा डिमांड पे वो इफेक्ट करने वाला है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 2 है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 3 है, तो कौन सा वाला ज्यादा माना जाएगा? हमेशा ये वाला ज्यादा माना जाएगा इससे, भले ही इन दोनों के आगे माइनस लगा हो। अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स की बात करेंगे तो -2 3 से बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में इस माइनस को क्या करना है? आपको इग्नोर कर देना है, और बड़ी वाली टर्म में इलास्टिसिटी ज्यादा प्रेजेंट हो रही है, ऐसा देखना है। तो सिर्फ लिखना माइनस है, सिर्फ दिखाना है, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, होता कुछ और है। यहां पर भी यही होने वाला है, माइनस साइन को इग्नोर करना, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है, इनवर्स रिलेशन को प्रेजेंट करता है बस ये माइनस, एक तरह से ये मान लो। और ये एक्चुअल वैल्यूज हैं 3, 2, 4। अगर 4 हो गई किसी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो वो 3 से बड़ी होगी। समझ में आ गई बात? माइनस खाली लगाना है दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। चलो बच्चों आगे चलें जरा। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कैसे कैसे मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला मेथड है बच्चों यहां पर परसेंटेज मेथड। अभी मैंने फॉर्मूले में बताया है आप लोगों को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पर फैक्टर था, यहां पर फैक्टर का नाम आ गया। मतलब प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो प्राइस आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, परसेंटेज चेंज, डेल्टा से चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये देखो यहां पर सिंबॉलिकली दिखा दिया इन्होंने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है। सिंपल सा तरीका, जितना चेंज आया और जिस वैल्यू से चेंज आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो पहले हमारी क्वांटिटी 100 थी, अब हमारी क्वांटिटी 120 हो गई है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है?
बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे आप? देखो जी कितनी चेंज हुई, ये हुई चेंज जी 20, लगा दिया फॉर्मूला, आ गया आंसर भैया। फॉर्मूला कैसे लगा जी? चेंज हुआ 20 यूनिट्स का, और पहले कितनी थी? 100, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, कट्टम कुट्टी मचा दी, आंसर आ गया जी 20%। है कि नहीं आसान? लड्डू एकदम झकास तरीके से आंसर आ गया। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकल जाएगा। सपोज करो पहले जो प्राइस था वो 20 था, अब जो प्राइस है वो 30 हो गया, P1 मान लो इसको, तो चेंज इन प्राइस कितना आया? 10। लगा दो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा। चेंज हुआ है 10, पहले कितना था? 20, इनटू में कर दिया 100, सॉल्व कर दिया कट्टम गुट्टी करके, 50% इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई बहनों? अगर परेशानी है तो बताइए कमेंट में, और अगर समझ में आ गया है तो कह दो सर मजा आ गया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब परसेंटेज निकालने में कभी भी गलती नहीं होने वाली है। ऊपर डालेंगे जो चेंज आया, नीचे हमेशा ओल्ड वाली पुरानी वाली वैल्यू जिससे चेंज हुआ। भाई आपके पिछली बार 100 में से 50 नंबर आए, इस बार आपके 100 में से 100 नंबर आए, क्योंकि आप केल्विन से पढ़ रहे हो, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गए नंबर? पिछले वाले से ही तो कंपेयर करोगे, पता लग जाएगा। यहां पर भी यही हो रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनेट मेथड, एक दूसरा मेथड भी आता है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, जिसको हमने नाम दिया है प्रोपोर्शनेट मेथड। उसी परसेंटेज मेथड से ही ये प्रोपोर्शनेट मेथड वाले बाबा निकल के आए हैं। उसी फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं और आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अभी फॉर्मूला भी बताया मैंने इसका कैसे निकलता है। इसको जरा फॉर्मूले में लिख दिया जाए यहां पर, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में पुरानी वाली क्वांटिटी इंटू 100, इससे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा। चेंज इन प्राइस अपॉन में पुराना वाला प्राइस इंटू 100, इससे परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। इस 100 से तो 100 ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये P चला गया ऊपर और ये Q और नीचे, मतलब ऊपर ऊपर एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई। ये तो आप जानते ही हो। जो नहीं जानता होगा वो इसको डिवाइड में लिख के रिवर्स कर देगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो क्या सॉल्व होगा भाई? फॉर्मूला बन गया यहां पर तरीके से। ऊपर क्या आया? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यही तो फॉर्मूला है यहां पर भी, यही तो फॉर्मूला है। कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, एक फॉर्मूला करो दूसरा आपके कदमों में जुगाड़ तरीके से। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप जरा मल्टीप्लाई वगैरह करके दिखा दो, तो मैं बता देता हूं उन बच्चों को जिनको दिक्कत आ सकती है। ये कैसे आया? हमने इसको कुछ ऐसे लिख दिया, चेंज इन Q अपॉन में Q डिवाइडेड बाई चेंज इन P अपॉन में P। इस वाले पूरे को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर इस डिवाइड को हटाना है तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा? चेंज इन Q अपॉन में Q इंटू P अपॉन में चेंज इन P। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए एक डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। अब देखो P और Q एक साथ लिख दो, चेंज चेंज वाले एक साथ लिख दो, फॉर्मूला आपके कदमों में। है कि नहीं आसान? देख लो भाई जरा फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। हम जरा इसी को थोड़ा ठीक कर दें, गर्मी उत्पन्न कर रहा है ये ठंडा करने की जगह। क्लियर है ना भाई? सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं यहां पर जो चेंज इन Q है इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी। निकलता कैसे है? नई वाली क्वांटिटी माइनस पुरानी वाली क्वांटिटी, पुरानी वाली क्वांटिटी को Q0 कह देता हूं मैं। ऐसे ही चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? और नया वाला प्राइस माइनस पुराना वाला प्राइस। और P का मतलब है ओल्ड प्राइस और Q का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी। और मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। पिछले वाले मेथड का नाम क्या था? परसेंटेज मेथड। अब कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली जाएं जरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ कर लिया जाए। ये जो हमने भी फॉर्मूला बनाया उसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ
डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स। कुछ ब्लर हो गया था, अब साफ हो गया है। अगर डिमांड 4 से 5 यूनिट पे पहुंच जाती तो डिमांड नहीं, सॉरी, प्राइस, डिमांड, इफ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट्स ऑफ, अच्छा, तो क्वांटिटी 4 से बढ़ के 5 हो गई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस फ्रॉम 10 to 8, और प्राइस 10 से 8 हुआ। मतलब पहले प्राइस, ये ओल्ड वाला प्राइस और ये न्यू वाला। पहले प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 4 थी, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई हो रहा है, ये हमेशा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा इस पे, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात? अब निकालना है हमें सबसे पहले चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कितना आया बच्चों? 2। चेंज इन क्वांटिटी कितना आया बच्चों? 1। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ये मत देखो बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा माइनस करना है। अगर आप माइनस का ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन करते टाइम माइनस प्लस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इग्नोर द नेगेटिव साइन। आपको क्या करना है? इग्नोर करना है, सिर्फ माइनस कर देना है बड़े वाले में से छोटे वाले को। ये मैं जुगाड़ बता रहा हूं, कभी गलती नहीं होती इससे बच्चों एग्जाम में, और नंबर भी एक भी नहीं कटेगा। इसलिए इस जुगाड़ को हमेशा फॉलो कर लेना, कभी गलती नहीं होने वाली। जब आप माइनस करोगे 10 में से 8 करो, 5 में से 4 करो, कभी भी ऐसा मत करो कि नए वाले में से पुराना माइनस करा, माइनस का 2 आ गया, भैया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, माइनस प्लस करने में गलती कर सकते हो आप। तो हमेशा साइन को इग्नोर करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, कबहू गलती ना होए बच्चा। देखिए जरा, अब फॉर्मूले में लगा देते हैं। हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं बच्चों प्रोपोर्शनेट मेथड से। फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू। इसको पहले, इसको बाद में भी अगर आप लिख दोगे कोई दिक्कत परेशानी बच्चों आपको नहीं आने वाली। तो चेंज इन क्यू है बच्चों 1 और चेंज इन प्राइस है बच्चों 2 इंटू प्राइस कितना है 10 और क्वांटिटी कितनी है पुराने वाली 4। सॉल्व कर दिया जाए, 2 5 जा तो 5 अपॉन में 4 आ गया। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 4 है, 5 अपॉन में 4 आ गया। सॉल्व करना जरा इसको, 4 1 जा 4 बच गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1.25। अब जब आप ईडी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, माइनस लगाओगे और 1.25, ये आपका आंसर होगा। आंसर में माइनस लगाना मत भूलना, वहां नंबर काट लेगा टीचर। यहां माइनस नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? वेरी गुड, आगे चलते हैं बच्चों। एक और इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये परसेंटेज मेथड से है, आओ जरा इसको सॉल्व करें। हालांकि इसको सॉल्व कर ही दिया है। सेम क्वेश्चन को अगर आपको परसेंटेज मेथड से करना हो तो कैसे करोगे? तो ऊपर वही फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने क्या करा, पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल दिया, 4 - 5 कितना आ गया जी 20%। फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल दिया, कितना आ गया बच्चों 25%। इस सिंबल को यहां इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई जरूरत नहीं है सिंबल को। आप यहां पर 5 - 4 करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 20% ही आने वाला है। फिर यहां पर आपने सॉल्व कर दिया, इसको इग्नोर करो, और जब आपका आंसर आएगा तब आप लिख दोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.8। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से कि एक रबर बैंड है जिसको खींच रहे थे तो आसानी से खिंच गया तो ज्यादा इलास्टिक है, थोड़ा ताकत लगी तो कम इलास्टिक है, नहीं खिंचा तो बिल्कुल इलास्टिक नहीं है। इसी तरीके से इलास्टिसिटी कमोडिटीज की भी अलग अलग डिग्री में होती है। कभी डिग्री ज्यादा है उसकी तो ज्यादा इलास्टिक है, कभी डिग्री कम है तो कम इलास्टिक है। इस तरीके से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बच्चों 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने तरह की डिग्री होती है बच्चों? 5। उस 5 कैटेगरीज को एक एक करके हम लोग जरा पढ़ते हैं। तो पहली कैटेगरी की बात की जाए, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक हो। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब
कि फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, पानी हो रखा है एकदम, जिस बर्तन में डालोगे वैसा बह जाएगा, बोतल में डालोगे बोतल की शेप का हो जाएगा, टब में डालोगे टब की शेप का हो जाएगा। तो बिना किसी फोर्स के अगर वो अपना चेंज कर दे क्वांटिटी डिमांडेड, तो कहा जाएगा कि परफेक्टली इलास्टिक है। हमने प्राइस वाले फोर्स को चेंज ही नहीं करा, 30 रुपए प्राइस था, 30 रुपए ही प्राइस है, बट फिर भी क्वांटिटी कभी ज्यादा और कभी कम हो रही है, तो उसे कहा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। विदाउट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों आप? इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले लो। अगर आइसक्रीम जो आप मार्केट में खरीदते हो, जब गर्मियां आती हैं तो आप ज्यादा खरीदने लग जाते हो सेम प्राइस में, और जब सर्दियां होती हैं तो आप कम कंज्यूम करते हो। यहां मैं शादी पार्टी में जो आइसक्रीम मिलती है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो बच्चे जो है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो आप उतनी ही कंज्यूम करते हो, आप सोचते हो फ्री में मिल रही है लपेट लो। लेकिन यहां पर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें अगर हम, तो भाई उसका प्राइस अगर चेंज नहीं हो रहा, 20 रुपए की थी पूरे साल 20 रुपए की है, बट गर्मियों में लोग ज्यादा पीते हैं, सर्दियों में लोग कम पीते हैं क्योंकि जुकाम हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, अदर अदर फैक्टर्स। तो ऐसे केस में उस प्रोडक्ट की प्राइस की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, मतलब प्राइस उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं डाल रहा, प्राइस की वजह से उसकी डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस नहीं हो रही, बिना किसी और फैक्टर से हो रही होगी, तो प्राइस बिना चेंज करे भी क्वांटिटी ज्यादा या कम हो सकती है। क्लियर हो गई बात? ऐसे में प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी बच्चों? इनफाइनाइट। विदाउट चेंज इन प्राइस एनी क्वांटिटी कैन बी परचेज, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाइयों? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि कितना प्राइस चेंज कर लो, कितना भी आप प्राइस चेंज कर लो मेरे बच्चों, इलास्टिसिटी में या फिर क्वांटिटी में कोई रेस्पॉन्स नहीं आने वाला, जितनी क्वांटिटी थी उतनी की उतनी ही रहने वाली है। इसका भी एग्जांपल अगर आप कहो तो मैं क्या दे सकता हूं? सॉल्ट का एग्जांपल ले लो बच्चों, यहां पर नमक का एग्जांपल ले लो। अगर नमक सस्ता हो गया तो ये थोड़ी है कि आप जहां मीठे में डालना है वहां भी नमक डालना शुरू कर दोगे। तो नमक अगर महंगा हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, तब भी आप उतना ही कंज्यूम करोगे जितने की आपको जरूरत है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो प्राइस में चेंज होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो रेस्पॉन्सिवनेस यहां पर जीरो है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोली जाती है बच्चों? जीरो, या फिर इसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके प्राइस में चेंज होने से भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। दोनों समझ में आ गए? एक बार देख लो जरा अच्छे से। वो है परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है फिर भी क्वांटिटी में चेंज आ सकता है, कितना भी आ सकता है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यह है परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें प्राइस में चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? डायग्राम पे जरा फोकस करें हम। डायग्राम कैसा होगा? यहां पर डायग्राम बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस में नो चेंज। यहां पर डायग्राम बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, प्राइस में कितना भी चेंज, क्वांटिटी में नो चेंज। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाइयों और बहनों? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड दे देता हूं आपको। आगे चलते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड। अब ये डिमांड कर्व की इमेज की जगह मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूं, इमेज ना डाल के हम इसको ड्रॉ करेंगे ताकि आप सीख जाएं कि ये बनता कैसे बनता है ये वाला डायग्राम। आओ जरा। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व मतलब इसकी ना इलास्टिसिटी जो है बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज कर रहे हैं और क्वांटिटी भड़ाक से चेंज हो जा रही है ज्यादा, तो हाई इलास्टिक है। थोड़ा सा फोर्स लगाया, रबर बैंड खींच के बड़ा हो गया, मतलब इलास्टिक बहुत ज्यादा है वो। समझ में आई बात? तो कैसे बनेगा? यहां पर प्राइस में चेंज करके दिखाएंगे थोड़ा सा और क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा ज्यादा सा। देखो कैसे बनता है। एक तरफ लिया बच्चों हमने वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहां पर डाला क्वांटिटी को, यहां पर डाल दिया प्राइस को, ये ओरिजिन हो गया हमारा। अब प्राइस में चेंज करेंगे, पहले प्राइस लिया इतना तो क्वांटिटी इतनी डिमांड कर रहे थे लोग,
ये प्राइस पे ये क्वांटिटी। थोड़ा सा प्राइस में चेंज करके देखते हैं बच्चों। प्राइस में थोड़ा चेंज कर दिया, P1 पे आ गए हम, लेकिन क्वांटिटी में इतना चेंज आ गया, ज्यादा चेंज। थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज करते ही क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ऐसे केस में जो डिमांड कर्व है हमारा, वो थोड़ा सा कैसा बनेगा बच्चों? फ्लैटर, दैट इज DD। ये थोड़ा सा लेटा हुआ ज्यादा बनेगा। ये पूरा पैरेलल टू एक्सिस नहीं रहेगा, लेकिन y की तरफ कम जाएगा, ऐसे हल्का सा ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा। समझ में आ गई बात? तब होगी हमारी हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो प्राइस में चेंज करा है थोड़ा सा, बट क्वांटिटी में चेंज आया है ज्यादा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब आते हैं अगले पे, लेस इलास्टिक डिमांड। यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर रेस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा थी और इस वाले में रेस्पॉन्सिवनेस बहुत कम होगी। मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज करने के बाद भी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। ये लग्जीरियस आइटम के केस में ऐसा हो सकता है, और यहां पर जो जरूरत की चीजें होती हैं, जिनकी कंज्यूमर को बहुत आवश्यकता है, वहां पर थोड़ा कम रेस्पॉन्स करता है। महंगी भी हो जाती है चीज, तब भी वो ज्यादा क्वांटिटी में चेंज नहीं लाता, लगभग उतनी ही क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? लेस इलास्टिक डिमांड। बच्चों कैसे होता है, आइए जरा हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। व्हाइट कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको डायग्राम बनाना आ जाए। यहां पर एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, यहां पर वाई एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया। इधर ले रहे हैं हम क्वांटिटी को, इधर लिया हमने प्राइस को। सेम वही सिचुएशन रखते हैं, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है, ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है। अब प्राइस में चेंज हुआ ज्यादा सा, बट क्वांटिटी में चेंज आया थोड़ा सा। मतलब इतना सारा प्राइस डिक्रीज हुआ, बट कंज्यूमर ने अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई। तो यहां पर डायग्राम जो बनेगा कुछ अच्छा, लाइन सीधी नहीं आई हमारी। यहां पर डायग्राम कुछ किस तरीके से बनेगा बच्चों? इस तरीके से बनेगा। ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। क्लियर है जी? ये आ गया P डैश और ये आ गया Q डैश। जब प्राइस में ज्यादा चेंज आने के बाद भी क्वांटिटी में थोड़ा चेंज है, देखो आप देख सकते हो यहां पर क्वांटिटी में जस्ट डबल हो गई थी और यहां पर थोड़ी सी बढ़ी है, तो कहा जाएगा लेस इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गई बात? 4 हमने पढ़ लिए, 5वां जिसका नाम है यूनिटरी इलास्टिक। देखो जी, यूनिटरी इलास्टिक, इसका मतलब यहां पर प्राइस में चेंज और क्वांटिटी में चेंज दोनों बराबर होते हैं, इक्वल चेंज। जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया उतना ही परसेंट क्वांटिटी में चेंज आया। 50% प्राइस डिक्रीज हुआ, 50% क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर जो हमारा डिमांड कर्व बनता है बच्चों, वो बनता है एकदम 45 डिग्री की लाइन बनती है। 45 डिग्री यहां से, 45 डिग्री यहां से। मतलब जितना आप प्राइस में चेंज करोगे, क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज होने वाला है। तो ऐसे डिमांड कर्व को बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक। ये हो गया y, ये हो गया x, 0, क्वांटिटी, प्राइस। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे, अगले पॉइंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ ली, जर्नल, फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, दोनों मेथड कर लिए हमने, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ ली। अब बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एक सामान्य ज्ञान लेने के बाद। आइए जरा, तो सामान्य ज्ञान में क्या आ रहा है, एक क्विक रिवीजन कि कैसे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, बहुत अच्छे से ले लिया भाई। तो क्विक रिकैप ये दिखाता है, क्या दिखाता है क्विक रिकैप? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ये 5 डायग्राम थे। उन 5 डायग्राम को मैंने यहां पर प्रेजेंट किया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक,
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली इलास्टिक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली इलास्टिक, और जो नीचे वाला है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक। अरे इंक तो आजा अभी। तो इस डायग्राम से ना एक स्टेटमेंट बन जाती है, वो स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, फ्लैटर द डिमांड कर्व मोर द इलास्टिसिटी। जितना डिमांड कर्व फ्लैटर होगा बच्चों उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, और जितना डिमांड कर्व स्टीपर होगा, स्टीपर द डिमांड कर्व लेस द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैसी होगी? कम होगी। समझ में आ गई बात? तो एक क्विक रिवीजन हो गया, परफेक्टली को इनफाइनाइट कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक को सेम डिमांड ऑन ऑल प्राइसेस। यहां पर ज्यादा चेंज होगा क्वांटिटी में प्राइस के कंपैरिजन में, यहां पर कम चेंज होगा क्वांटिटी में प्राइस के कंपैरिजन में, और यहां पर बराबर होगा। तो ये क्विक रिवीजन हो गया बच्चों आप लोगों के लिए। तो बच्चों ये क्विक रिवीजन बड़े काम का है आप लोगों के लिए। इस क्विक रिकैप से ना आप पूरे के पूरे 3-4 पेज के टॉपिक को छलाक से कर सकते हो। और ये वाली लाइन बहुत याद रखना, जितना फ्लैटर होगा डिमांड कर्व उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एमसीक्यू में एक डायग्राम बना देगा और उसमें 2 डिमांड कर्व दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं आपको कि कौन सा फ्लैटर कौन सा स्टीपर, कैसे पता लगता है कि रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा आ रही है। तो हमने यहां पर 2 डिमांड कर्व लिए, इन 2 डिमांड कर्व को ना मैं तोड़ के दिखाता हूं आपको, यहां पर अलग अलग कर देते हैं। अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तड़कते भड़कते तरीके से। आओ जरा सब कुछ हरा हरा कर दिया जाए। एक डिमांड कर्व बनाया हमने थोड़ा सा स्टीपर, जो ये वाला है डार्क वाला। एक डिमांड कर्व बनाया हमने थोड़ा सा फ्लैटर, डार्क वाला है फ्लैटर, तो स्टीपर बनाया हमने डॉटेड वाला, और एक बना दिया जी हमने फ्लैटर। अब यहां पर हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ये प्राइस ये क्वांटिटी, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये चेंज करा और ये क्वांटिटी में देखो जी प्राइस में ज्यादा चेंज आया बट क्वांटिटी में कम चेंज आया। यहां पर चेंज करके देखते हैं, देखो जी प्राइस में थोड़ा चेंज क्वांटिटी में ज्यादा चेंज। तो यहां ज्यादा चेंज प्राइस में, क्वांटिटी में कम चेंज। यहां प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज, मतलब यहां पर रेस्पॉन्स कैसा है? क्वांटिटी डिमांडेड का ज्यादा है, और यहां पर प्राइस में चेंज होने के बाद जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है? कम आ रहा है। यहां पर ज्यादा रेस्पॉन्स है, यहां पर कम रेस्पॉन्स है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिमांड कर्व फ्लैटर है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और अगर स्टीपर है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, तो यहां से वीडियो और इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट डाल सकते हैं? इनमें से कोई सा भी 1 या 2 फैक्टर आपसे पूछ लेगा, और कम मार्क्स में नहीं पूछेगा, 3-4 नंबर में पूछेगा। तो इस चैप्टर से ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पीछे की छोटी सी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, और कुछ नहीं आने वाला। ये फ्लैटर स्टीपर वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो इंपॉर्टेंट है। तो भैया ध्यान से समझना, एक एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर किस किस बात पे डिपेंड करने वाली है? इलास्टिसिटी। अभी तो हमने प्राइस का देखा कि प्राइस में चेंज होने से इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे भी पता लगता है कि वो कमोडिटी ज्यादा इलास्टिक होगी, मतलब प्राइस में चेंज होने से रेस्पॉन्स कहां ज्यादा आने वाला है और कहां कम आने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात, नेचर ऑफ कमोडिटी। वो कमोडिटी किस नेचर की है इस पे भी डिपेंड करता है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी कितना चेंज हो जाएगी।
एग्जैक्टली कितना चेंज होती है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें नहीं बताता, बस ये बताता है कि ज्यादा चेंज आ सकता है या कम। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। कितना एग्जैक्ट चेंज होगा नहीं बताएगा, चेंज होगा ये बताएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये भी बताएगा। एग्जैक्ट क्वांटिटी फिगर वैल्यू नहीं पता लगती। वो पता कैसे लगती है? जब फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया जाता है तब पता लगती है कितना चेंज आने वाला है। तो फैक्टर्स हमें बता रहे हैं कि क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है। अब नेचर कैसा कैसा हो सकता है, बहुत से नेचर होते हैं कमोडिटी के। कुछ कमोडिटीज जो होती हैं वो नेसेसिटी होती हैं, जरूरत होती है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे कोई रेयर मेडिसिन हो गई। कुछ कमोडिटीज जो होती हैं वो लग्जरीज होती हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है अगर हमको लग्जरी करनी है अपनी लाइफ में, जैसे एयर कंडीशनर वगैरह हो गए, तो ये लग्जरियस आइटम है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, जब आपकी जरूरत है वो कमोडिटी, तो बच्चों उसकी डिमांड पे ना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं करने वाले, क्योंकि वो जरूरत है आपकी। अब जो जरूरत है वो तो आप कंज्यूम कर ही रहे होगे। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, तो आप तो उसको कंज्यूम कर ही रहे होगे। प्राइस चेंज होगा तब भी कंज्यूम करोगे, नहीं चेंज होगा तब भी कंज्यूम करोगे। क्लियर हो गई बात? अरे इंक लग गई यहां पर, इसको साफ कर दिया जाए। अच्छा, लाइक फूड ग्रेन वेजिटेबल मेडिसिन एटसेट्रा, इट्स डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब ये ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं देती प्राइस में चेंज होने के बाद, ये फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होती, लिखा हुआ है आगे। व्हेन अ कमोडिटी इज अ कंफर्ट, लाइक फैन रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह, ये सब जो कंफर्ट की चीजें हैं उनकी डिमांड भाई साहब क्या जबरदस्त होती है। अभी आप देख लो, कभी बिग बिलियन डेज सेल आती है, कभी कुछ आती है, कभी ये धमाका धमाका ऑफर आता है, भाई साहब डिमांड ऐसे बढ़ती है एकदम आग लग जाती है मार्केट में। तो अगर इन चीजों के प्राइस में कोई भी चेंज आए, कंफर्ट आईफोन का प्राइस 50% गिर जाए, भाई साहब लोग एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे खरीदने के लिए। कंफर्ट वाली चीजें हैं, तो जो चीजें कंफर्ट वाली होती है, नेसेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्ट मिलता है इस चीजों से, मजा आता है इन चीजों से, तो इनकी इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज्यादा होती है। हल्का सा प्राइस चेंज होगा ना, भड़ाक से पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए, और हल्का सा प्राइस ऊपर हो जाएगा, कहते हैं महंगा हो गया, सस्ता होगा तब खरीदेंगे, आज नहीं खरीद रहे। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है बात? यही कहना चाह रहे हैं यहां पर ये। एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स यूज, इट्स डिमांड इज जनरली इलास्टिक। ठीक है जी। अब आता है तीसरा, वैन कमोडिटी इज लग्जरी। अच्छा, लग्जरी की बात, यहां पर कंफर्ट हो गया, यहां पर लग्जरी हो गई। एसी डीवीडी प्लेयर, इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक। उसी बात को समझा दिया यहां पर। क्लियर है बॉस? कोई दिक्कत कोई परेशानी? द टर्म लग्जरी इज अ रिलेटिव टर्म। हाँ, ये वाली बात भी बहुत जबरदस्त है। अब लग्जरी ना अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए कोई चीज लग्जरी हो सकती है, जैसे एसी किसी पर्सन के लिए लग्जरी है, भाई वो पंखे में रहता है बचपन से, अब उसको एसी मिल जाएगा तो उसको लगेगा अरे भाई मजा आ गया। लेकिन अभी अंबानी साहब हो गए, अपना अडानी साहब हो गए, ये महंगे महंगे लोग जो है हमारे, राहुल गांधी जी हो गए, इनके लिए एसी नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, ये रह ही नहीं पाएंगे बिना उसके। तो ये सब चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, लग्जरी किस पर्सन के लिए है। अगर उसके लिए वो नॉर्मल चीज है तो वो एसी सस्ता हो गया होगा, क्या दिक्कत है, महंगा होगा तब भी खरीदना है क्योंकि वो उसके लिए जरूरत है। तो लग्जरी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, रिलेटिव टर्म, एज एनी आइटम मे बी लग्जरी फॉर पुअर पर्सन बट नेसेसिटी फॉर अ रिच पर्सन। अमीर आदमियों के लिए क्या हो जाएगी जी, ये जरूरत हो जाएगी, बिना उसके नहीं रह पाएंगे। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगले पे आते हैं। अगला है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। मतलब किसी कमोडिटी का मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो इलास्टिक ज्यादा होगा या फिर कम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो कंज्यूमर जंप करके तुरंत तुरंत पहुंच जाएगा खट्ट से एकदम दूसरी जगह पे। मतलब जैसे बटन क्लिक करते हैं टक से ऑन हो जाती लाइट, ऐसे ही वो कहेगा अच्छा ये महंगा हो गया, चलो जरा उससे खरीदना शुरू कर देंगे, या फिर वो वाली कमोडिटी खरीदना शुरू कर देंगे, तो तुरंत उसकी डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा।
अच्छा अगर ये सस्ता हो गया वहां वाले इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, समझ में आ रही बात, तो इसकी डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी, तो बहुत रिस्पॉन्स तेज आ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी हाई, समझ गए। जैसे एग्जांपल कोक और पेप्सी का दे रखा है, अगर कोक महंगी हो जाएगी तुरंत पेप्सी पर शिफ्ट हो जाएंगे लोग, पेप्सी महंगी हो जाएगी तुरंत कोक पर शिफ्ट हो जाएंगे, फैंटा माजा, अलग अलग कंपनी की ब्रांड्स की चीजें जो लगभग सेम होती हैं, तो उनमें ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा होती है। हल्का प्राइस चेंज, गाड़ियों के केस में ऐसा बहुत होता है, अगर सेम टाइप की दो गाड़ियां हैं, सेम टाइप की सेम फीचर्स हैं, तो जिसका प्राइस ज्यादा होगा कंज्यूमर कह देगा ना इसको मत खरीदो, दूसरे पे आ जाओ। हालांकि सेफ्टी फीचर्स वगैरह अलग चीजें होती हैं, उन फैक्टर्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो मत लेना, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सेफ्टी चाहते हैं, तो फिर जो ज्यादा सेफ गाड़ी होगी उसको लेना पसंद करेंगे, कम सेफ वाली को नहीं खरीदना पसंद करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है भाई देखो जरा, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिसके सब्स्टिट्यूट जितने ज्यादा होंगे उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। द रीजन इज दैट इवन अ स्मॉल राइज इन इट्स प्राइस विल इंड्यूस द बायर टू गो फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। हल्का सा भी चेंज अगर आता है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल राइज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी एनकरेजेस बायर टू बाय कोक एंड वाइसा वर्सा। पेप्सी बढ़ती है तो बंदा कोक खरीदना शुरू कर देगा, थम्स अप खरीदना शुरू कर देगा। ऑन द अदर हैंड ऐसी कमोडिटीज जिनका कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कंज्यूमर को खरीदनी ही वही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे हैं प्रोडक्ट जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे अगर हैवी व्हीकल इंडस्ट्री की बात की है, जिसमें बड़े बड़े ट्रक होते हैं, 15 20 50 टायर वाले जो ट्रक होते हैं, इसमें कुछ एक दो कंपनीज ही हैं, मार्को पोलो, अशोक लेलैंड, इन लोगों की मतलब एक तरह से कह लो कि यही लोग हैं, उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो कंज्यूमर को वही खरीदने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे नए नए ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं, कंपटीशन में मार्केट में आने लग जाएंगे तो मजा आ जाएगा। पहले इंडिया में अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करी जाए सिर्फ दो ही नेटवर्क थे, एयरटेल वोडाफोन। जब से रिलायंस भैया हमारे आए हैं तो धुआं काट दिया उन्होंने, सस्ता कर दिया हम सबके लिए प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया लोगों के पास, और तुरंत डिमांड में चेंज करा उन्होंने। अरे भैया मोबाइल पे बातें तो करनी है, नेटवर्क जिसका अच्छा आएगा उसकी बात करेंगे, जिसका सस्ता होगा उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ गई ना? पहले कितना रिचार्ज कराते थे हम लोग डेटा यूज करने के लिए, 300 रुपए का 2 GB, अब 2 GB रोज मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं होता तब तक डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आता, सब्स्टिट्यूट आ गया डिमांड तुरंत चेंज करना शुरू करता है कंज्यूमर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इनकम लेवल। अब कंज्यूमर ना अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ कंज्यूमर जिनके इनकम लेवल बहुत कम है, नीचे की कैटेगरी के, कुछ मीडियोकर और कुछ टॉप वाले। तो सबसे जो नीचे वाले हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस में चेंज होने का, सबसे जो ऊपर वाले हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस में चेंज होने का। क्यों? सबसे नीचे वाले को मतलब ही नहीं, चीज महंगी हो जाए सस्ती हो जाए उसे कंज्यूम ही नहीं करने का, हमें क्या, मेनू की बढ़ जाए मेनू की, घट जाए मेनू की, मैंने तो अपना दाल रोटी नमक रोटी से काम चलाना है। बहुत गरीब वाला आदमी, बहुत अमीर वाला आदमी, फर्क ही नहीं पड़ रहा, बढ़ जाए तो उससे क्या, घट जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो एवरेज इनकम ग्रुप वाला पर्सन होता है वो बड़ा ही चूजी पर्सन होता है, उसकी डिमांड बहुत इलास्टिक होती है बच्चों। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने या घटने से वो बड़ा तगड़ा रेस्पॉन्स करता है। तो देखो जरा लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम, बहुत अमीर लोगों की बात कर रहा है, लेवल ग्रुप इन कंपैरिजन टू पीपल विद लो इनकम्स। इट हैपेंस बिकॉज रिच पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड मच बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। रिच का मतलब रिच की बात कर रहा है, ये अमीरों की बात कर रहा है, हम जैसे मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही यहां पर। बट पुअर पीपल को इफेक्ट पड़ता है, पुअर का मतलब यहां पर मिडिल क्लास, एकदम जो माइजर होगा ना उस पर नहीं फर्क पड़ने वाला प्राइस में चेंज होने का, वो तो वैसे ही जीवन जीने के लिए काम चला रहा है, जीवन तो वो वैसे भी जिएगा, ज्यादा डिमांड पे फर्क, क्योंकि वो कमोडिटीज ही ऐसी कंज्यूम करता है जिनके प्राइस में कोई खास चेंज नहीं आ सकता, जीवन जीने के लिए काम कर, सर्वाइवल स्टेज पे है बंदा वो। बट जो एवरेज इनकम ग्रुप है, जिन्हें ज्यादा अमीर आदमी यहां पर जो बोला गया ना उसकी बात कर रहा है, और लोअर इनकम का मतलब एवरेज इनकम ग्रुप, पुअर पीपल आर हाईली अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लोअर इनकम ग्रुप इज हाईली इलास्टिक, थोड़ी ज्यादा होती है। लोअर मतलब ठीक ठाक लोग जो होते हैं। क्लियर है जी? अगले पॉइंट पर चलते हैं, लेवल ऑफ प्राइस।
किसी कमोडिटी का क्या प्राइस लेवल है। तो ऐसे याद रखो आप कि अगर प्राइस लेवल धीरे 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 बढ़ेगा तो कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा चीज कब महंगी हो गई, वो उतनी ही कंज्यूम करता चला जाएगा। लॉन्ग टाइम में चलता रहेगा ऐसे, धीरे धीरे प्राइस बढ़ता रहेगा। अचानक से प्राइस बढ़ जाए, कंज्यूमर तुरंत डिमांड पे इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। और कैसे रिलेट कर सकते हैं आओ बताते हैं। लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, एसी हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। जिनका लेवल ऑफ प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है उनकी डिमांड सेंसिटिव होती है। हल्का सा प्राइस में चेंज आता है, कंज्यूमर इफेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है अपनी डिजायर कि ज्यादा खरीदना है या कम खरीदना है। महंगा हो गया, पोस्टपोन करना शुरू कर देगा, अरे आज नहीं कल दिलवा देंगे, कल नहीं परसों दिलवा देंगे। इसे कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ठीक है, आगे भी आने वाला ये वाला पॉइंट। हाउएवर डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स लाइक नीडल, अरे बताओ सुई धागा, मैच बॉक्स, ये तो बहुत सस्ते आते हैं 1-2 रुपए के। अब 2 रुपए की चीज अगर 4 रुपए का हो गया, मतलब नीडल जो आपके यहाँ पर सुई धागा होता है, मुझे तो याद भी नहीं कब कर देता मैंने लास्ट टाइम। तो अगर वो 10 रुपए की सुई आती है, 10 रुपए की तो कई सारी आ जाएंगी, 1-2 रुपए की कोई सुई आती है, अब वो 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए की हो गई, तो ये थोड़े कि आप खरीदोगे नहीं, अरे तब भी खरीदोगे, क्योंकि 4 रुपए की खरीदने के बाद बहुत दिन तक चलने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बहुत कम प्राइस वाली चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगला है बच्चों पोस्टपोनमेंट ऑफ कर, बता दिया था मैंने अभी। अगर किसी कमोडिटी के यूज को आप ना फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, आज नहीं यार बाद में कभी, पोस्टपोन कर दिया तो ठीक है हो जाएगा। जैसे पेरेंट्स कई बार करते हैं बच्चे कि बेटा आपकी क्लास टेस्ट में नंबर लेके आओगे भाई साहब, साइकिल मिलेगी आपको, बाइक मिलेगी आपको, आईफोन मिलेगा, फिर हाफ ईयरली में ले आओ, फिर ये 10th क्लास पूरी पास कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको 10th में बहुत सारे प्रॉमिस किए होंगे उनके मम्मी पापा ने कि बेटा 10th टॉप कर ले तेरे को ये दिलवा देंगे। अब आ गए 11th में, अब 11th में थोड़ा क्लास टेस्ट में ऊपर नीचे हो गया तो देख पढ़ाई करना बंद कर दी तूने, अब जब 12th में अच्छे नंबर लाएगा तब देंगे, या 11th अच्छे से निकाल तब नंबर तब देंगे आपको ये वाली चीज। तो वो आपकी उस चीज को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। तो जब आप पोस्टपोन कर सकते हो किसी कमोडिटी के इस्तेमाल को, यूज को, तो क्या होगा, तुरंत रेस्पॉन्स कर रहे हो ना। चीज का प्राइस बढ़ा, आपने पोस्टपोन कर दिया, प्रेजेंट में डिमांड डम से डाउन। समझ रहे हो बात को। और अगर आप किसी चीज के यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, जरूरी है, पॉसिबल ही नहीं है पोस्टपोन कर पाना, जैसे रेयर ड्रग्स वगैरह हो गई, ऐसी मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब यहां पर वो वाले ड्रग्स नहीं है जो गलत लोग करते हैं, ड्रग्स का मतलब यहां पर मेडिसिन से है। भाई किसी कैंसर पेशेंट को जरूरत है उस इंजेक्शन की जिससे उसका इलाज हो सकता है, या कुछ ऐसी रेयर मेडिसिन है जिसका उसका क्योर हो सकता है, बच सकती है उसकी जान, तो कितनी महंगी है, लोग खरीदते हैं मजबूरी में। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की, खैर कोई बात नहीं। तो ये बड़ी समस्या है भाई, मेडिकल समस्या वगैरह खत्म होनी चाहिए हमारे देश की। मैं बड़ा परेशान हूं इन मेडिकल सिचुएशन से। Commodities like biscuits, soft drinks, whose demand is not urgent, have highly elastic demand। मतलब एग्जांपल लिया गया है कि बिस्किट है, नहीं मिलेगा तो क्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलेगी तो क्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, महंगा हो जाएगा तो इग्नोर कर देंगे कंजम्पशन। However, commodities like urgent demand like लाइफ सेविंग ड्रग्स, वही कैंसर मेडिसिन की बात आ गई, इनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, प्राइस में चेंज होगा तो रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त तरीके से देना पड़ेगा। अगला है बच्चों 6 नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस। ये भी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं इंपॉर्टेंट। लाल कलम कहां है हमारी, लाल कलम से लिख दूंगा मैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कमोडिटी के नंबर ऑफ यूजेस बहुत सारे हैं, मतलब कोई कमोडिटी है वो डिफरेंट अलग अलग बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो सकती है, उसका इस्तेमाल कई जगह पे हो सकता है बच्चों, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी। क्यों, उस एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से बहुत सारी चीजों के प्राइस में इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे मिल्क ले लो आप, तो मिल्क से क्या कुछ नहीं बनता, दूध बनता है, दूध तो है ही मिल्क, दही बनता है, पनीर बनता है, कुछ लोग वो लिक्विड चीज बनाते हैं, मिठाइयां बनती हैं कई तरह की, खोया बनता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मिल्क के प्राइस में चेंज आएगा तो इन सभी कमोडिटीज की डिमांड पे फर्क पड़ने वाला है, अचानक से डिमांड बढ़ सकती है या गिर सकती है। तो जब ज्यादा यूजेस होंगे, एक तरह से सब्स्टिट्यूट वाला एग्जांपल ही ले लो, ज्यादा यूजेस होंगे उस कमोडिटी के, तो क्या होगा,
डिमांड बहुत तेजी से बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। अब कोई कमोडिटी जिसका ज्यादा यूजेस ही नहीं है, जैसे नमक, सॉल्ट, तो उसके प्राइस में चेंज होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां यूज होता था वहीं यूज होगा, प्राइस बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। लेकिन मिल्क है, इसका प्राइस बढ़ जाए तो लोग सोचेंगे कि अब यहां यहां यूज करना, इतनी जगह यूज होता है यार, बेकार वाली जगह पे इसका इस्तेमाल ना किया जाए, थोड़ा काम की जगह पे इस्तेमाल। पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसको हम फिर सेलेक्टिव चीजों में यूज करेंगे और डिमांड पे इफेक्ट तेजी से पड़ने वाला है। तो एक बार पढ़ के देखो जरा इसको क्या लिखना चाह रहा है। इफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन हैड सेवरल यूज, मतलब ज्यादा यूजेस हैं अगर किसी चीज के, तो जो इसकी डिमांड होती है बच्चों विल बी इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक होगी। जब प्राइस ऑफ सच कमोडिटी इंक्रीज करेगा तो एक साथ बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ेगा, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी, अदरवाइज घट जाएगी। यहां पर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का लिया हुआ है, बहुत सारे यूजेस हैं, घर की बिजली जल सकती है, फैक्ट्री चल सकती है, आजकल तक गाड़ियां भी चल सकती हैं, तो इस तरीके से डिमांड पे फर्क पड़ सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है मेरे भाइयों और बहनों? क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं, 7वां, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी, एक से, अगर किसी कमोडिटी का जो खर्चा आप कर रहे हो वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर में से थोड़ा पोर्शन है, उसका ज्यादा पोर्शन है, उस पर भी डिपेंड करती है डिमांड। आओ मैं समझाता हूं कैसे। सपोज करो मुकेश बाबू हैं, उन्होंने पूरे महीने में 1,00,000 रुपया कमाया बच्चों। अच्छा 10 लाख लिख दिया मैंने, साल भर में 10 लाख रुपए कमाया। अब साल भर में इतना खर्चा वो किस पे कर रहे हैं? मैच बॉक्स, नीडल, प्लास, पेंचकस, बहुत बेसिक आइटम्स पे इतना सा खर्चा कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा खर्चा वो अपने हाउस होल्ड चीजों वगैरह पे, इन सब पे कर रहे हैं। तो अगर इन चीजों में से किसी की डिमांड बढ़ जाती है तो भैया इनकी पूरी इनकम का बहुत थोड़ा पोर्शन यहां खर्च हो रहा है, ये उस कमोडिटी की डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन ये बाकी खाने पीनों पे, कपड़े पे, इन सब पे बाकी चीजों को खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम को। अगर इनके प्राइस में चेंज होगा तो इनकी हालत थोड़ी सी टाइट होगी, तब ये डिमांड चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखना है, अगर जो आपकी इनकम है उसमें से बहुत थोड़ा पोर्शन कहीं आप खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आपका थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा खर्चा कर रहे हो आप किसी चीज पे, नीडल पे, मैच बॉक्स पे, छोटी मोटी चीजों पे अगर आप खर्च कर रहे हो बहुत थोड़ा सा, तो आपकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पोर्शन किसी कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो तो आप रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा करने वाले हो, थोड़ा पोर्शन कर रहे हो तो रेस्पॉन्सिवनेस आपकी ज्यादा नहीं होने वाली है। क्लियर है? देखो जरा, समझ गए होगे आप लोग। proportion of consumers income that is spent on a particular commodity also influence the elasticity of demand greater the, देखो जितना ज्यादा पोर्शन आप खर्च करने वाले हो अपनी इनकम का किसी चीज पे on the commodity, more is the elasticity of demand for it and vice versa. Demand for goods like salt, needle, soap, matchbox टेंड्स टू बी इनइलास्टिक, क्योंकि बहुत छोटा प्रोपोर्शन खर्च होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला पॉइंट देखो, टाइम पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लेकिन बच्चों जो शॉर्ट पीरियड होता है वहां पर आप अपनी डिमांड को ना, मतलब ये कह सकते हो हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको शॉर्ट पीरियड में, यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं ड्रिंकर, स्मोकर्स, इन सब का एग्जांपल ले सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में तो वो उस चीज को कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो शॉर्ट पीरियड में डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो सकती, तो लेस इलास्टिक होती है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में तो अपनी हैबिट को चेंज कर देगा और डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो लॉन्ग पीरियड में डिमांड कैसी हो रही है? थोड़ी इलास्टिक हो रही है, शॉर्ट पीरियड में कम इलास्टिक हो रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी अ डे, अ वीक। अच्छा, अब यहां पर अलग अलग बातें हैं, डे, वीक, मंथ, ईयर और अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। अगर टाइम पीरियड को कंसीडर किया जाए तो डायरेक्टली इफेक्ट होगी विद द टाइम पीरियड। डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में आप ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे सकते, आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। बट लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर फाइंड्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर हैबिट्स, शॉर्ट में नहीं कर सकता, इन द शॉर्ट पीरियड
डिमांड जो होगी वो थोड़ी सी कम इलास्टिक होगी, बट ज्यादा इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अपनी हैबिट्स को चेंज करके दूसरे सब्स्टिट्यूट्स पे जा सकता है। तो निकोटीन की जगह वो च्युइंगम विंगम आती, खाना शुरू कर देगा, स्मोकिंग छोड़ देगा, स्मोकिंग की डिमांड मतलब सिगरेट की डिमांड क्या कर देगा, वो कम कर देगा। समझ में आ गई बात? ये हो गए हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट्स। अब आते हैं बच्चों अगले खास मैटर पे। अच्छा, अभी हैबिट भी रह गया। चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों हैबिट वाला। कमोडिटीज विच हैव बिकम हैबिचुअल, भाई ये नेसेसिटीज ही तो हो गई आपकी एक तरह से, बिना उसके रह नहीं पा रहा है। अब हैबिट अलग अलग चीजों की होती है, कुछ को खाने पीने की होती है, कुछ को स्मोकिंग की होती है, कुछ को वो जो आपसे इस एज में गलतियां हो जाती हैं वो कि हम तो उनके बिना जी नहीं सकते। ऐसे केस में भी आपकी डिमांड थोड़ी अलग हो जाती है। आप घर से पैसे लोगे पॉकेट मनी के और खर्च करोगे कहीं और जाके, तो उस केस में डिमांड थोड़ी अलग हो जाती है। और यहाँ पर थोड़ा टॉपिक पे आ जाते हैं, जरा आपके पर्सनल टॉपिक से हट जाते हैं। तो अगर कंज्यूमर की हैबिट है किसी चीज की बच्चों, तो वो डिमांड करेगा ही करेगा, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे प्राइस कम हो। और अगर कंज्यूमर की हैबिट नहीं है तो वो रेस्पॉन्स ज्यादा देगा। यहां रेस्पॉन्स नहीं देगा प्राइस में चेंज होने के बाद। हैबिट नहीं है, प्राइस बढ़ेगा, कह देगा आप नहीं कंज्यूम कर रहे, नहीं चाहिए, बेकार है। और अगर हैबिट है, प्राइस बढ़ेगा तब भी कहेगा नहीं चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से जुगाड़ करके इंतजाम किया जाए। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं वो मिला के छल्ला उड़ाने वाले, उनकी हैबिट हो जाती है इस चीज की। तो छल्ले लगाते हैं वो कोने में ऐसे चद्दर वद्दर ओढ़ के, वो सब तरीके वाले काम करने वाले जो होते हैं, उन लोगों की हैबिट होती है वो कहीं से भी अरेंज करेंगे अपने उस जुगाड़ माल को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई उसी की बात हो रही है। तो इट हैपेंस बिकॉज सच अ कमोडिटी बिकम्स नेसेसिटी। उनके लिए जरूरत है, खाना मिले ना मिले, माल चाहिए उनको फॉर द कंज्यूमर, एंड ही कंटिन्यूज टू परचेज इट्स इवन इफ इट्स प्राइस राइजेज। महंगा हो सस्ता हो, वो है उनके लिए जीवन। एग्जाम्पल दे रखे, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स में और चीजें मिला के जो पीने वाले हैं उनके लिए तो भैया अलग ही लेवल चलता है। फाइनली क्या होता है बच्चों? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे अफेक्ट कर सकती है। इट इज डिफिकल्ट टू से विच पर्टिकुलर फैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर डिटरमाइंस इलास्टिसिटी। कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केसेस। जितने भी फैक्टर आपने पढ़े, हर फैक्टर का अपना महत्व है, अपनी वैल्यू है, उसके हिसाब से वो चलता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल कौन से कलम से सॉल्व किया जाए? येलो चमकदार येलो से करते हैं। चलो, अब पहला केस, मैंने आपको हर केस के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहला केस है व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन। जब प्राइस भी दे रखा हो और क्वांटिटी भी दे रखी हो। तो देखो, ये प्राइस है 10 और वहां प्राइस है 20। तो मैं आपको कैटेगराइज कर दूं थोड़ा सा, कौन से मेथड से निकालूं इसको। परसेंटेज मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शनेट से भी, दोनों से निकाल देते हैं बच्चों। यहां लाइन खींच देते हैं। एक तरफ परसेंटेज मेथड निकालेंगे हम यहां पर, और यहां पर निकालेंगे प्रोपोर्शनेट, उसकी बात करेंगे। ठीक है जी। चलो, तो हमने यहां पर लिख दिया ओल्ड वाला प्राइस, ऊपर प्राइस है ना, हाँ, और ये हो गया न्यू वाला प्राइस। यहां पर हो गई ओल्ड वाली क्वांटिटी और यहां पर हो गई न्यू वाली क्वांटिटी। अच्छा, यहां तो प्राइस था, ऊपर क्वांटिटी नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस। ठीक है जी। अब प्रेजेंट करते हैं जरा इसको। परसेंटेज मेथड की अगर बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो यहां चेंज इन क्वांटिटी कितना है बताएंगे मुझे आप? 20 से कितनी हो गई? 15। तो चेंज इन क्वांटिटी हो गई 5 अपॉन में पहले कितनी क्वांटिटी थी? 20, पुरानी वाली क्वांटिटी, मतलब
और इनटू में क्या होता है 100। तो पुरानी वाली कितनी थी 20 और इनटू में क्या हो गया 100। तो ये कितना आ गया बच्चों 25%। इसे क्या बोला जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। फिर निकाल देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इनटू में 100। चेंज इन प्राइस क्या है बच्चों 10, पुराना वाला प्राइस कितना है 10 इनटू में 100। तो ये कितना आ गया बच्चों 100%। ठीक है ना, ये 100% आ गया। 10 से 20 हुआ है बिल्कुल 100% ही दिख रहा है, उतना ही बढ़ गया। और ये 25% कम हो गई। अब निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100। सॉल्व किया 1/4 आया, आंसर आया 0.25। क्या लिखा जाएगा ED इज इक्वल्स टू -0.25 माइनस के आगे ब्रैकेट हो गया। अब इसी को प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाल के देखते हैं। P कितना है दे रखा है 10 और Q कितना है 20। चेंज इन P 10, 10 रुपए चेंज आया। चेंज इन Q 5, रख दो फॉर्मूले में। ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन में Q। चेंज इन Q 5 अपॉन में 10 इंटू में 10 अपॉन में पुरानी वाली क्वांटिटी 20। 10 से 10 गया, देखो ये भी 1/4 ही आ गया, यहाँ पर ही 1/4 ही आ रहा था। तो ED इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी माइनस का 0.25। देख लो बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई हो किसी को तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ये अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। 7, 6, 5, 4 अलग अलग प्राइस है और इतनी इतनी क्वांटिटी है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ईडी ही पूछ रहा है। व्हेन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारा दे रखा है, आपको सिर्फ इस वाले और इस वाले, मतलब इससे इस पे चेंज हो रहा है ना 3 to 5। तो ये वाला है ओल्ड और ये वाला है न्यू। निकाल देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते? मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आपको निकाल के कमेंट में आंसर बताना है मुझे। तो प्राइस लिया जाएगा बच्चों यहां पर 3 और क्वांटिटी ली जाएगी यहां पर 3250। चेंज इन प्राइस आ जाएगा, पहले नया वाला प्राइस ले लेते हैं तब आप निकालना चेंज इन प्राइस। यह आ जाएगा अब यहां पर न्यू वाला प्राइस। न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा 5 और न्यू वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी बच्चों 1250। अब यहां आप चेंज इन प्राइस निकाल सकते हो। चेंज इन प्राइस डिफरेंस ले लिया यहां पर 2 और चेंज इन क्वांटिटी डिफरेंस ले लो बच्चों यहां पर 3250 में से अगर 1250 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2000। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सिंपल फॉर्मूला है। मन कर रहा है मेरा मैं करके ही दिखा दूं आपको, इतना इजी लगता है मुझे ये। चेंज इन क्यू 2000 अपॉन में चेंज इन प्राइस 2 इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी 3250। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है और कोई दूसरा आइटम पूछ ले तो कैसे करेंगे? हर टाइप के क्वेश्चन में आपको करा दूंगा यहां पर। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, आओ जरा बताते हैं आपको। कोफिशिएंट ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड, मतलब ईडी बच्चों दे रखा है हमें, ईडी है 0.2। अब माइनस नहीं लगा रखा, लेकिन आपको पता है कि माइनस का कोई खास यूज नहीं है। व्हेन प्राइस वाज 10 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 40। अब जब प्राइस 10 था, ये सब ओल्ड है, तो क्वांटिटी कितनी थी बच्चों 40 यूनिट्स की थी, जब भी 10 रुपए था। इफ प्राइस फॉल टू 5, अब नया वाला प्राइस दे दिया हमें,
नया वाला प्राइस जो है 5 रुपए का है। हाउ मच विल बी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ये कह रहा है कि नई वाली क्वांटिटी आप बताइए। अब आप देखिए बच्चों, प्राइस 10 था, अब प्राइस 5 हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड याद है, जब प्राइस घटेगा, जब प्राइस घटेगा तब क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना। तो अगर हमें चेंज इन क्वांटिटी पता लग जाए तो हम यहां पता लगा सकते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। समझ में आई बात? अगर हमें चेंज इन क्वांटिटी पता लग जाए, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। आओ जरा फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर पालो। पहले निकालेंगे, पी और क्यू दे रखा है, चेंज इन क्यू ये पता नहीं है, बट चेंज इन प्राइस हम निकाल सकते हैं। ये 5 है, 10 - 5 करके आ गया। अब ईडी का फॉर्मूला रख दो, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू में पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने? 0.2 रख दी। चेंज इन क्यू तो निकालना है, चेंज इन प्राइस की जगह पे 5 रख दिया, और प्राइस था 10, क्वांटिटी थी 40। 0 से 0 कट भी गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, तो यह आ गया 0.2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू अपॉन में 20। चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 20। सॉल्व करके आंसर आ गया हमारा 4। भाई ये करके 0 हट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आ रहा है बच्चों? 4। मतलब अगर पहले 40 यूनिट थी तो अब नई वाली यूनिट कितनी हो जाएगी? अरे आंसर भी दे रखा है आप लोगों को, तो 40 + 4 दैट इज 44 यूनिट्स। समझ में आ गया बच्चों? तुरंत सॉल्व हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, ये भी कुछ ऐसा ही है। देखो जरा, आप सॉल्व कर सकते हो? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ जरा फटाफट से। आंसर को सॉल्व कर देते, आंसर मत देखो। आंसर को हटा, अब सॉल्व करके दिखाओ। बैक करके वीडियो बैक करके देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है आंसर था। हाँ सर, हम तो नहीं देख रहे। देखो जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ सॉल्ट इज 0। और मैंने एग्जांपल में भी लिया ही था सॉल्ट के लिए। ईडी 0 दे रखी है, तो आओ जरा सॉल्व करके देखते हैं। ईडी दे रखी है जी हमको 0। इफ द डिमांड इज 2 kg एट प्राइस 5, जब प्राइस 5 था तो डिमांड 2 kg थी बच्चों। कैलकुलेट द डिमांड इफ प्राइस राइजेस टू 7.5। नया वाला प्राइस जो है 7.5 रुपीज का हो गया। ऐसे भी रुपीज लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। और नई वाली क्वांटिटी आपको बतानी है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी है। हालांकि मैं आपको यहाँ जुगाड़ बताऊं, कभी गलती नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में आ जाए तो जुगाड़। ईडी इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, क्या मतलब था इसका? बताया था ना मैंने। अगर ईडी 0 होता है मतलब इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक, और आगे परफेक्टली लगा दो। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर तो 2 kg ही आने वाला है। यहां नहीं भी लिखा होता तब भी आपको पता चल ही जाना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। समझ में आ गई बात? सॉल्व करोगे तब भी 2 kg आएगा। क्लियर है ना? यहां भी दिमाग लगाना है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? हर एक चीज याद रखनी चाहिए। ये वाली चीज कि अगर ईडी 0 है और अगर ईडी इंफिनिटी लिखा होता और प्राइस निकालना होता तो कहते ईडी इंफिनिटी है, सेम प्राइस पे भी कितनी भी डिमांड हो सकती है, प्राइस में चेंज होगा ही नहीं ईडी इंफिनिटी के केस में। समझ गए? अगले टाइप पे आ जाओ। अगला टाइप क्वेश्चन क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। इसको साफ साफ कर दिया, ठीक है, बाद में हटा देंगे। अभी इसको सॉल्व करके दिखाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या कह रहा है?
3% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज दे रखा है प्राइस में ऑफ कमोडिटी एक्स लीड्स टू 9% राइज इन डिमांड। तो प्राइस अगर 3% फॉल करता है, 3% का फॉल करता है, तो 9% की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। यहां तो आंसर ही दे रखा है, अ 5% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई लीड्स टू 5% फॉल इन इट्स डिमांड। तो ये हो गया कमोडिटी एक्स, इधर कमोडिटी वाई की बात कर लेते हैं। परसेंटेज 5% चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो कितना हो रहा है 5% राइज हो रहा है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है, कितने परसेंट, ये भी 5% ही हो रहा है। तो ईडी निकालना कितना आसान है, हमें पता है ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 9/3, तो ईडी आ गया यहां पर -3, और यहां 5/5, ईडी आ गया यहां पर -1। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। किसकी ईडी ज्यादा है भाई, इसकी ईडी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी 3 आ रही है, इसकी 1 आ रही है। देखो जरा आंसर में क्या लिखा हुआ है, एक की 3, एक की 1, जिसकी 3 है उसकी ज्यादा, x इज मोर देन y। क्लियर है ना। और एक क्वेश्चन करके देखें जरा इसका, परसेंटेज मेथड का। आओ जरा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, गलती आप करोगे नहीं एग्जाम में, फिर बिल्कुल बेफिक्र हो। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि ऐसे जल्दी जल्दी में भगा दिया, तरीके से करना, मजे से करना। देखो जी, अब प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज 300। ठीक है बच्चों, जब प्राइस 20 रुपीज का था तो क्वांटिटी 300 यूनिट्स की थी। हमने कहा ठीक है, इफ द प्राइस फॉल बाय 10%, अब कह रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% डिक्रीज हुआ है प्राइस में, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 60 यूनिट। तो कह रहा है चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, कितनी, 60 यूनिट्स की इंक्रीज हो गई। और हमें ईडी निकाल के दिखा दो आप, और निकालना लेकिन आपको परसेंटेज मेथड से ही है। आंसर मत देखो, परसेंटेज मेथड से ही निकालना आपको, परसेंटेज मेथड से। तो हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दे ही रखा है, अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल दें तो क्वेश्चन हमारे कदमों में आ जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालनी होती है तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में पुरानी वाली क्वांटिटी इंटू 100 करना होता है। और चेंज इन क्वांटिटी भी दिया हुआ है कि 60 यूनिट बढ़ गई, मतलब इतना ही चेंज हुआ है। तो 60, और पहले कितनी थी 300 इंटू 100, ये 0 से 0 कट्टम कुट्टा होने के बाद ये 20% आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब तो फॉर्मूला ही पता है आपको, ईडी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी निकाला क्वांटिटी वाला 20, और प्राइस में परसेंटेज चेंज था 10, सॉल्व कर दिया 2, ईडी इज इक्वल्स टू -2, दैट इज द आंसर। है कि नहीं लड्डू, बताओ क्या कहीं कुछ मुश्किल लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं है ना, है कुछ मुश्किल नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही वन शॉट को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई सजेशन है कि सर ये वाला और कर दो मजा, तो उस सजेशन को हम फॉलो करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सर जी इज रेडी। मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आप लोग जानते ही हैं, तो इकोनॉमिक्स में कहीं ए से लेके जेड तक, छोटे आ से लेके ज्ञा तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो मिश्रा जी हेयर, कभी मत करना फेयर, डरने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और सारे डाउट, सारी समस्याएं लेके आ जाओ, हम सॉल्व कर देंगे आप लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, और हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोस और अलग अलग से टॉपिक वाइज हम लोग डालने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे नंबर आए और एनुअली में तो
आग लगा दो एकदम आप लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।